एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिन भी टॉपिकों पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके लिए लाभकारी होंगे, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो कृपया करके सभी लोग उन टॉपिकों के नोट्स बनाएं। आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ाई जो होती है वो एक मूवी की तरह नहीं है जो आपने देखी और उसको रख दिया, या आपने 5 मिनट देखी या 10 मिनट देखी और उसको आपने इग्नोर कर दिया। पढ़ाई 100% एफर्ट और पूरे ही जोश और जुनून के साथ की जाती है, और जितना भी टॉपिक होता है लास्ट तक आप टॉपिकों को आपकी देखा करें, ताकि आपको ये लगे कि वास्तविकता में आप लोगों को स्टडी या पढ़ाई का नजरिया क्या है। जैसे कल की अगर क्लास में हम लोग बात करें तो लास्ट में जाते हुए शायद मैंने आप सब लोगों को समझाया था, बताया था कि किस प्रकार हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं और जीएस को पढ़ने का एटीट्यूड या नजरिया वो क्या हो सकता है, किस प्रकार चीजें चर्चा में रहती है और क्यों हम उन चीजों पर डिस्कशन करते हैं और क्यों हम पढ़ते हैं। इसी लिहाज से शायद चीजें आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा बुझी भी जा रही है। और शायद आपने कभी ऐसा पढ़ा भी ना हो जिस प्रकार हम सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो कृपया करके जिन भी क्लासेस को मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ उन क्लासेस को सभी लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी क्लासेस को पहुंचाएं। और सभी लोग आपकी जब वीडियो देखा करें और क्लास अगर आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल महत्वपूर्ण लग रही है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस किया करें, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कराएं कराने की। कल के टॉपिक में हमने शायद बात करी थी कि भारत में जितने भी वाद्य यंत्र वादक होते हैं वो कौन कौन से वादक किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। उससे पहले हम लोगों ने आपकी लोक नृत्य या लोक उत्सव के बारे में हमने बातें करी है। जिन लोगों की पिछली क्लासेस आपकी लेफ्ट हो गई हैं, छूट गई हैं, वो उन क्लासेस को अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और याद रखें उन क्लासेस को। कृपया करके आप नोट्स बनाएं, वो सारी क्लासेस को आप देखा करें। अगर आप आधी अधूरी क्लास देखते हैं तो देखो सब लोगों को पता होगा कि आधा अधूरा ज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो कृपया करके पूरी क्लासेस देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज हो, पूरी जानकारी हो और उसका मतलब क्या होता है ये आप समझे चलो चीजों को सारे। आज की क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जीडी में इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं और सबसे ज्यादा आ भी रहे हैं। ज्योग्राफी को हम पढ़ ही रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग उन क्लासेस के ऊपर भी बातें करते रहेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सब लोग बात करने वाले हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र, या जिनको इंग्लिश में बोला जाता है वेटलैंड्स एरिया, वेटलैंड्स एरिया। या फिर इन क्षेत्रों को बोल सकते हैं हम लोग रामसर स्थल, रामसर स्थल ये वाला है ना, या फिर रामसर पैलेस है ना, रामसर पैलेस। आज हम इस वाले टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और आज हम इस वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। नाम से आपको पता ही चल जाएगा क्यों है महत्वपूर्ण, यह मैं आपको लिए बता देता हूँ। एक चीज का आपने नाम सुना होगा, पहले आप समझ लो थोड़ा सा। देखो रामसर क्षेत्र या रामसर स्थल या आर्द्र भूमि क्षेत्र या आर्द्र भूमि स्थल या वेटलैंड्स इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको वेटलैंड्स बोलते हैं, वेटलैंड्स इंग्लिश है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। देखो ये है क्यों, मैं पहले आप लोगों को बताऊं। देखो एक टॉपिक हमने पिछली क्लासेस में पढ़ाया था और उस वाले टॉपिक का नाम था जैव विविधता से संबंधित दो सम्मेलनों की बात हम लोगों ने करी थी, और जिन वाले सम्मेलनों का एक का नाम था कोप 15, COP-15, और एक का नाम था कोप 26, कोप 27, सॉरी कोप 26 और 26 के बाद 27 पे कोप नंबर 27 और कोप नंबर 15। वहां हम सब लोगों ने इसके बारे में समझा था। मैं एक बार ये कष्ट आपको बता के उसके बाद उसी क्षेत्र का इससे क्या लेना देना, इसलिए थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। देखो जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी ये इंग्लिश में इसको बोला जाता है ना, बायोडाइवर्सिटी। देखो जैव विविधता है क्या, पहले मैं उसको बता दूं थोड़ा सा जब आगे चलिए। जैव विविधता का मतलब ये होता है पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थल, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थल जहां सजीव प्राणी, सजीव प्राणी जिसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, वह जीव जंतु भी आ जाते हैं। सजीव निर्जीव नहीं रखे गए है ना, पृथ्वी पर ऐसे स्थल, पृथ्वी पर ऐसे स्थल
जहां सजीव प्राणी जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु की प्रजातियों की विविधता पाई जाती है। प्रजाति विविधता है ना। उन वाले क्षेत्रों को आपकी क्या कहा जाता है, विविधता कहा ना। देखो कुछ नहीं, इतना ज्यादा कोई मुश्किल थोड़ी है। विविधता का मतलब इंग्लिश में वेरिएशंस होती है, यानी जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधों की विविधताएं हो, बहुत सारे जीव जंतुओं की विविधताएं हो, मनुष्यों की विविधताएं हो, पशुओं की विविधताएं हो, पक्षियों की विविधताएं हो, तो उन वाले स्थलों को क्या बोला जाता है, आपकी जैव विविध क्षेत्र, जैव विविधता कहा जाता है। तो मैंने सबसे पहले बस जैव विविधता शब्द जो है पूरी दुनिया में सबसे पहले जैव विविधता, ये जो सबसे पहले मशीन के द्वारा तो मैंने इसका मतलब समझाया होगा। तो जिसको क्लासेस नहीं देखी वो क्लासेस आपके भी देख लें। ब्रोटरी रोसिए साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा सबसे पहले आपकी जैव विविधता शब्द दिया गया। ये बात। अब देखो क्या होता है, ये है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जंतु की विविधताएं पाई जाती है, उन वाले क्षेत्रों को जैव विविधता क्षेत्र या जैव विविधता क्षेत्र या बायोडायवर्सिटी एरिया कहा जाता है। ये शायद ने दिया था 1960 है ना, 1968। अब देखो क्या करें, अब जैसे अगर हम पृथ्वी पर आते हैं, तो पृथ्वी पर दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, ध्यान से सुनना। एक क्षेत्र होते हैं आपके शुष्क और एक क्षेत्र होते हैं आर्द्र, है ना। एक तो ड्राई फील्ड होते हैं बिल्कुल, और एक वेट वाले क्षेत्र होते हैं जो आर्द्र। अब शुष्क वाले क्षेत्रों में आप खुद ही, आप स्वयं ही इस बात को आपकी थोड़ा सा आइडियोलॉजी आप विकसित करें, और थोड़ा सा अगर हम लोग सोचें तो एक क्षेत्र शुष्क है। शुष्क का मतलब है जहां पर आपकी वर्षा जो होती है, बारिश भी बहुत कम होती है ना, यहाँ पर भूमि में नमी जो होती है वो नहीं पाई। आर्द्र का मतलब ये होता है कि जहां पर वर्षा जो होती है वो अधिक होती है, और यहाँ की भूमि में जो होती है वो नमी उपस्थित होती है, नमी वहां पर पाई जाती है। अब आप स्वयं ही सोचकर देखें कि जो आर्द्र क्षेत्र है, जो नमी वाले क्षेत्र है, वहां शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा पेड़ पौधे अधिक होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे, और जो छोटे मोटे जीव जंतु वगैरह हैं वो भी अधिक होंगे, वो भी अधिक होंगे, होंगे नहीं होंगे यहाँ पर। देखो शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां पर देखा होगा, वहां पर तो घास भी खत्म हो जाती है, पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, जल जाते हैं, और वहां अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आर्द्रभूमि क्षेत्रों में आप स्वयं की अंदाजा लगाएं, जैसे बरसात का मौसम आता है, रेनिंग सीजन आता है, तो उस रेनिंग सीजन में हर स्थान पर आपकी घास उगाती है, हर स्थान पर बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े आपके निकल आते हैं, हर प्रकार के जीव जंतु, मेंढक वगैरह और भी बहुत सारी चीजें वहां पर आपकी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन वाले क्षेत्रों का आपकी अधिक महत्व है ना। इन वाले क्षेत्रों दुनिया में दो प्रकार के क्षेत्र है, पृथ्वी पर शुष्क और आर्द्र क्षेत्र है। अब इन वाले क्षेत्रों का अधिक महत्व है, आर्द्र वाले क्षेत्रों का। तो अब देखो आपकी यही तो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आपकी समझ में आ जाएगी कि ये क्षेत्र क्या है। इसका मतलब हुआ कि जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, वो आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, है कि नहीं। आर्द्रभूमि क्षेत्र जो होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, वेट लैंड्स एरिया होते हैं। भाई समझ में आ गया होगा ना, जैसे बरसाती या रेनिंग का सीजन होता है, उसमें बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की आपकी उत्पत्ति हो जाती है। तो इस रीजन से जैव विविधता के लिए, विविधता का मतलब जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती है, और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है, आर्द्रभूमि क्षेत्र में पाई जाती है। यहां तो पाई जाएंगी ना जो आपकी सजीव, सबसे ज्यादा सजीव जीव जंतुओं की आपकी प्रजातियों की विविधता है, सजीव जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता, वो सर्वाधिक आपकी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, वो सर्वाधिक पाई जाती है आपके आर्द्रभूमि क्षेत्रों में। आप स्वयं सोच कर देख लें, हम लोग समाज में रह रहे हैं, बरसात के मौसम में आपको ज्यादा जीव जंतु या पेड़ पौधे या घास फूस मिलेगी, या फिर गर्मियों के सीजन में ज्यादा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी इस वाले क्षेत्र में। तो इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, और इन्हीं आर्द्रभूमि क्षेत्रों को आपकी, हमारी आर्द्रभूमि क्षेत्रों का
संरक्षण आपकी हमारी अगर गवर्नमेंट कर ले, संरक्षण अगर हमारी सरकार जो होती है वो कर लेती है, गवर्नमेंट जो होती है सरकार अगर कर लेती है, तो इस संरक्षण करने से आपकी जैव विविधता को क्या मिल सकता है, आपकी बढ़ावा मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, यानी सजीव जीव जंतुओं की जिंदगी को बचाया जा सकता है, पेड़ पौधों की जिंदगी को बचाया जा सकता है, जो अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, पशु पक्षी वगैरह होते हैं, उनकी जिंदगी को, उनकी प्रजातियों को बढ़ाया जा सकता है। तो जैव विविधता को आपकी बढ़ावा मिल सकता है अगर सरकार इन क्षेत्रों का कंजर्वेशन कर लेती है, संरक्षण कर लेती है। तो ऐसे क्षेत्रों को ही क्या बोला जाता है, आपकी आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। वेटलैंड्स एरिया इंग्लिश में बोल दिया जाता है आपकी, इनको वेटलैंड एरिया कहा जाता है, जिनके ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। अब समझ में आई। तो इसका मतलब आपकी हमारी ये हुआ, देखो अब आप परिभाषा लिख सकते हैं, आप परिभाषा लिखें और जितनी भी चीज मैं आप सब लोगों को आपके बता के या समझा के जाता हूँ, आप उन लोगों पर गौर फरमाया करें उन सारी चीजों पर, है ना। इसका मतलब आपकी हमारी नमी व दलदली, नमी व दलदली भूमि वाले ऐसे क्षेत्र, भूमि वाले ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष भर, जहां वर्ष भर आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक या पूर्ण रूप से जल भरा रहता है, भरा रहता है, उन वाले क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, आपका आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में ऊपर लिखा ही हुआ है वेटलैंड्स एरिया कहा जाता है। अब बात समझ में आई, है ना। तो इन वाले क्षेत्रों को आर्द्रभूमि क्षेत्र के नाम से आपकी जाना जाता है, जहां से क्या पूर्ण रूप से आपकी जल भरा रहता है, जो नमी और दलदली वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जैव विविधता के लिए आपकी बढ़ावा देते हैं। अब क्या हुआ था, ये जो आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए, ध्यान से सुनना, इन क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए 2 फरवरी 2 फेब 1971 1971 ईस्वी में ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित, लिखना भाई ये वाली सारी चीजें, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक शहर है और उस शहर का नाम है रामसर शहर। रामसर शहर है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ, यानी कि ऐसे क्षेत्रों का, आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए 2 फरवरी 1971 ईस्वी को किस देश में, ईरान में, जहां की राजधानी है भैया तेहरान, है ना। और मुद्रा चलती है तोमान, पहले यहाँ पर मुद्रा रियाल चलती थी, अब इस समय आपकी हमारी मुद्रा वहां पर तोमान चल रही है। याद होगा आपको, ईरान के इस समय राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी इस समय वहां के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसके कैस्पियन सागर के तट पर एक शहर बसा हुआ रामसर शहर, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन को, इस शहर के नाम पर नाम रखा गया था रामसर सम्मेलन के बाद। और रामसर सम्मेलन में जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्रों का, आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए जो समझौता हुआ, जो समझौता हुआ, उस समझौते को आपकी हमारी क्या कहा जाता है, रामसर समझौता कहा जाता है। ये है भाई, नाम पता चलिए क्यों रखा गया था, क्योंकि सबसे पहले आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए पूरी दुनिया के सभी लोग, पूरे विश्व के बहुत सारे देशों के आपके राष्ट्र अध्यक्ष जो होते हैं यहाँ पर बैठक में शामिल हुए, और ऐसे क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए समझौता हुआ, जिस वाले समझौते का नाम क्या रखा गया था, रामसर समझौता। तो इसका मतलब, अरे है ना, आप लोग लिखा करें चीजों को। देखो मैं बार बार बड़ा फोकस करता हूँ कि पढ़ाई जो होती है विदाउट नोट्स आपकी नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रामसर समझौता है, ये दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में, जो विश्व के आपके हमारी देश थे, इनके साथ ये वाला जो समझौता है वो कब हुआ, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ है। 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ। नाम क्यों रखा गया था रामसर,
क्योंकि रामसर शहर में किस आपकी हमारी सागर के तट पर है, कैस्पियन सागर के तट पर, किस देश में है, ईरान देश में है। कब हुआ समझौता? 2 फरवरी। इस समझौते का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था पृथ्वी पर स्थित सभी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि क्षेत्रों का संरक्षण करना, ये है। समझ में आया? ये समझौता जो आपकी हमारी रामसर समझौता है, इसको रामसर संधि भी कह सकते हैं, कन्वेंशन भी बोला जा सकता है। और ये लागू अगर की बात करें तो लागू हुई थी 31 दिसंबर 1975 ईस्वी को। ये जरूर लिखे भाई आप। समझौता कब हुआ? 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। लागू कब हुआ? 1975 ईस्वी को। इस समझौते पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जो भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए ना इस समझौते पर, वो किए गए हैं आपकी 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। ये तो आप जरूर ही लिखें। 1 फरवरी 1982 ईस्वी को इस समझौते पर आपकी किस देश के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? भारत के द्वारा, यानी हमारे। और इस समय जानते ही होंगे कि भारत की प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी जी रहा। इस समय इंदिरा गांधी जी इस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। जिस समय हमने इस समझौते पर आपकी सिग्नेचर करे थे, इस समझौते पर हमने हस्ताक्षर करे। समझौता हुआ कब? 2 फरवरी 1971 को। उद्देश्य ये था, लागू 1975 ईस्वी में हुआ। और इसी रीजन से, अब आप समझ में आ गया ना, है ना? इसी रीजन से, इसी आपके उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, इसी रीजन से प्रति एक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वाला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार था विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वो मनाया गया था 2 फरवरी 1997, 2 फरवरी 1997 ईस्वी को। अब आपके हमारी भाई, अब देखो वर्तमान में समय चल रहा है, 2 फरवरी 2023 आने वाली है, तो 2023 ईस्वी को आपकी कौन सा दिवस मनाया जाएगा? आपकी 2 फरवरी 1997 ईस्वी से शुरू हुआ और विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में आपकी इस दिवस को क्या किया जाएगा भैया? आपका सेलिब्रेट किया जाएगा आपकी, है ना? अब अगर हम बात करें ना, जब भी ये दिवस मनाया जाता है तो इसकी कोई ना कोई आपकी थीम रखी जाती है। 2022 ईस्वी में विश्व आर्द्र भूमि आपकी दिवस की जो थीम थी, वो आपकी रखी गई थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ये 2 फरवरी 2022 ईस्वी की थीम रखी गई थी। अभी 2023 ईस्वी का अभी कुछ नहीं पता है थीम का क्या होगी क्या नहीं होगी। जैसी थीम आएगी मैं आप लोगों को आपकी हमारी जरूर बताकर जाऊंगा, लेकिन पिछले साल वाली जो थीम थी इसको आप याद रखें, यहाँ से शुरू हुआ और ये है आपकी रामसर स्थल। आपकी होते क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है टोटल। अब आपकी समझ में आई कि क्यों आपकी हमारी वैल्यूबल है और क्यों हम इन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। और आप लोगों ने भी शायद आपकी कोशिश करी कि इन चीजों को हम पढ़ें, तो कृपया करके पूरे टॉपिक को आप देखा करें, आप समझा करें कि हम बात क्यों कर रहे हैं और मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आपके एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण क्यों है। तो परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझौता कब हुआ वो महत्वपूर्ण है, समझौते को कब लागू किया गया वो महत्वपूर्ण है, भारत इस समझौते में कब शामिल हुआ वो महत्वपूर्ण है, रामसर उद्देश्य आपके नाम क्यों रखा गया वो महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें हैं किससे रिलेटेड है? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। तो अब आप लोग सब बैठ के सुकून के साथ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता वाले टॉपिक को पढ़ें और आपको स्वयं रियलाइज होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे, कि ये टॉपिक आपकी जो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का होता है, इतना ज्यादा वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण है कि हर बार हर एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्मेट में आपकी जरूर ये एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को आपके शामिल किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये वाले आपकी हमारी हो गया, आप समझ में, है ना? तो रामसर स्थल है, पूरी डिटेल आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब अगर हम इस वाले टॉपिक पर बात करें तो ये आपकी हमारी है ना, ये जो रामसर स्थल है,
रामसर स्थल, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं। अब भारत में किसी भी आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित जो करता है वो भारत का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो होता है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इसके द्वारा घोषित किया जाता है। समझ गए हैं ना। और वर्तमान में आपको याद ही होगा भूपेंद्र यादव, ये वर्तमान में भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री है ना। भूपेंद्र यादव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में वर्तमान में जो आपकी फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो भूपेंद्र यादव है। और ये किसी भी आर्द्रभूमि क्षेत्र को आपकी हमारी घोषित करता है। भारत में रामसर स्थल के रूप में घोषित करने के जो अधिकार होते हैं वो इस मंत्रालय को होते हैं। अगर कोई क्षेत्र किसी भी देश का रामसर स्थल घोषित किया गया है, रामसर स्थल अगर वो घोषित किया गया है, ध्यान से सुनना, अगर कोई क्षेत्र किसी भी देश का रामसर स्थल घोषित किया गया है तो उसका संरक्षण करने की जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो उस देश की सरकार के साथ साथ है ना, जो गवर्नमेंट होगी वो तो काम करेगी, उस देश की सरकार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था होती है IUCN, इसके द्वारा भी उन क्षेत्रों की निगरानी, उन क्षेत्रों का सर्वे किया जाता है। IUCN के ऊपर मैंने पहले भी बातें करी हैं। इसका पूरा नाम है आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखें फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। इसकी स्थापना 1948 में 1948 ईस्वी में हुई थी। और गिलांडे या जेनेवा, देखो जेनेवा आपकी लिख लो या गैलेंडे जेनेवा के अंदर ये एक शहर है आपकी स्विट्जरलैंड में, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। वहां पर एक संस्था है, तो एक संस्था जो वन में स्थित आपकी जो जीव जंतु होते हैं ना, पर्यावरण को आपकी हमारी जो एक तरीके से जैव विविधता को बैलेंस करने के लिए जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके लिए काम करने वाली एक संस्था है। तो ये भी निगरानी रखती है उस देश की सरकार के साथ साथ आपकी। आ गया समझ में, है ना। अब अगर हम बात करें आपकी, ध्यान से सुनना, सबको पता चल गया भारत ने पहली बार आपकी रामसर समझौते पर हस्ताक्षर कब करे हैं, 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। अब भारत का जो है ना, भारत का सबसे पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था, रामसर स्थल घोषित किया गया था, अगर इसकी बात करें तो वो था आपकी भाई, आपने नाम सुना होगा चिल्का झील। कहां है, उड़ीसा में है, सभी को पता है। कैसी झील है, अभी फिलहाल इतना लिख लें आपकी, ये लैगून झील का उदाहरण है। लैगून किस दिन मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, झीलें 2 प्रकार की होती है, डेल्टा और लैगून, लेकिन अब फिलहाल इतना लिखें, चिल्का झील उड़ीसा में है। और ये भारत का सबसे पहला आपकी रामसर स्थल 1981 ईस्वी में घोषित किया गया था। ये मत सोचना हस्ताक्षर हमने 82 में जरूर करे हैं, लेकिन स्थल की घोषणा 1 साल पहले कर दी गई थी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता चाहे उसे बाद में मिली हो, लेकिन हमने घोषित पहले कर दिया था। 1981 ईस्वी में भारत का दूसरा आपकी रामसर स्थल आपकी जो घोषित किया गया था, वो आप लोगों ने एक का नाम सुना होगा। इस समय अगर हम बात करें तो पहले उसका नाम भरतपुर वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था, और वर्तमान में उसका नाम है केवलादेव। ये केवलादेव आपकी हमारी वन्य जीव अभ्यारण्य, या आपकी केवलादेव जो पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य है, ये भारत के किस राज्य में है, राजस्थान में। इसका पुराना नाम हुआ करता था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये था। तो ये दूसरा स्थल है, इसकी घोषणा भी हमने 1981 ईस्वी में करी थी। तो 1981 ईस्वी में कितने स्थल शामिल किए गए थे, 2 स्थल शामिल किए गए थे। सबसे पहली बार 1981 में आपकी हमारे शामिल किया गया था भैया आपकी चिल्का झील जो उड़ीसा में, और 1981 ईस्वी में केवलादेव जिसका पहला नाम भरतपुर था राजस्थान में। 1981 ईस्वी में घोषित करने का अधिकार किसको होता है, पर्यावरण वन मंत्रालय। निगरानी आपकी IUCN के द्वारा की जाती है, और इन स्थलों को क्या बोला जाता है, रामसर स्थल बोला जाता है। अब अगर हम बात करें आपकी हमारी इनके बारे में, तब 1981 ईस्वी से लेकर 2013 तक, 1981 से लेकर 2013 तक केवल भारत के 26 आपकी हमारी क्षेत्र जो थे वो रामसर स्थल थे।
रामसर स्थल थे। लेकिन अब 2014 ईस्वी से अब 2014 ईस्वी से और 2022 ईस्वी तक 49 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। और वर्तमान समय में, ये तो आप बहुत जरूरी लिखें, वर्तमान समय में भारत में रामसर स्थल जो है इनकी संख्या 75 75 है आपकी हमारी 75 है। इनमें से सर्वाधिक जो रामसर स्थल है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो भारत के तमिलनाडु राज्य के हैं, आपकी 14 है। तमिलनाडु राज्य के हैं आपकी 14, ये वाले, ठीक है। और उसके बाद आपकी दूसरे सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आपकी रामसर स्थलों की संख्या जो है वो कितनी है आपकी भैया, वो 10 आपकी बताई गई है, ये वाली। तो उत्तर प्रदेश में 10 है और तमिलनाडु में आपकी की संख्या कितनी है, 14 है। 14 तमिलनाडु में, ये वाली 14 है ना। 10 जो है आपकी ये किस राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश में है। 75 अभी तक हो गए हैं। 2081 से 1981 से 2013 तक केवल 26 थे। अब आपके हमारे कितने और स्थल हो गए, 49 स्थल आपके घोषित किए गए हैं। इस प्रकार इनकी संख्या आपकी टोटल कितनी होगी, 75 होगी। अब आप लिखें, जैसे जैसे मैं बताऊं आपकी हमारी ये चीजें आपको याद रहे। अगर देखो, अगर हम बात करें, हो गया ना सब लोगों का याद, सब चीजें ये बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो लिखेंगे जरूर, और केवल आप मजाक ही कर रहे हैं पढ़ाई के साथ तो ही लिखेंगे, ये आपको भी पता होगा सब लोगों को। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सीरियसली लेंगे, कई बार टॉपिकों को रिवाइज करेंगे, नहीं समझ में आता है आप बार बार उस चीज को सुनेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम आपकी ना समझ सके। अब देखो, अगर हम बात करें अकेले 2022 ईस्वी में ही, अकेले 2022 ईस्वी में ही 28 स्थलों को 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। 28 स्थलों को, इनमें 2 फरवरी 2022 को 2 स्थल घोषित किए गए थे रामसर स्थल। उसके बाद 26 जुलाई 2022 ईस्वी को घोषित किए गए थे भैया 5 स्थल। तो इनकी संख्या यहाँ बढ़कर 49 हो गई थी, यहाँ बढ़कर इनकी संख्या आपकी 54 हो गई थी। उसके बाद 3 अगस्त और 2022 ईस्वी को घोषित किए गए थे 10 स्थल, तो इनकी संख्या बढ़कर 64 हो गई थी। और उसके बाद 13 अगस्त 2022 ईस्वी को इनको आपकी 11 स्थल और घोषित किए गए थे, और इनकी संख्या बढ़कर आपकी कितनी होगी, 75। याद रखें सब चीजें। तो 49 थी। यहाँ पर एक आपकी हमारी उत्तर प्रदेश का घोषित किया गया था, और एक यहाँ पर आपकी गुजरात राज्य का घोषित किया गया था, ये भी याद रखें। यहाँ की 54 में 3 घोषित किए गए थे आपके गुजरात के, एक घोषित किया गया था यहाँ पर आपकी मध्य प्रदेश का, और एक घोषित किया गया था यहाँ पर महाराष्ट्र का। पूरा लिखे आप, एक उत्तर प्रदेश का, एक गुजरात का, 49 हो गए। 3 गुजरात के, एक मध्य प्रदेश का, एक महाराष्ट्र का, आपकी 5 हो गए। तो इनमें एक संख्या हो गई आपकी कितनी, 54। उसके बाद 64 वाले में बात करें तो यहाँ पर 10 जो शामिल हुए थे, इन 10 में आपकी 6 जो थे वो तमिलनाडु के थे, एक आपकी गोवा का था, इनमें गोवा का है ना, एक इनमें कर्नाटक का था, कर्नाटक का था, एक इनमें गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, एक इनमें मध्य प्रदेश का था, और एक ही इनमें आपकी उड़ीसा का था। एक मध्य प्रदेश, एक उड़ीसा, एक कर्नाटक, एक गोवा, और 6 तमिलनाडु, आपकी 10 हो गए। अब ये जो 11 वाले हैं ना, इन 11 वालों में आपकी तमिलनाडु के थे 4, तमिलनाडु के 4 थे, उड़ीसा के जो थे आपकी वो 3 थे, 7 हो गए। जम्मू एंड कश्मीर के जो थे वो कितने थे आपकी, 2 थे। उसके बाद 4 3 7 और 2 9। उसके बाद एक के अगर हम बारे में बात करेंगे, आपकी जो टोटल आपकी हमारी क्षेत्र शामिल किए गए थे, इनमें अगर हम बात करेंगे तो बाकी के क्षेत्र जो आपकी हमारी अलग अलग है वो शामिल आपकी हमारी किए गए हैं। और इन क्षेत्रों में आपकी एक मध्य प्रदेश का था और एक आपके महाराष्ट्र का था। इनमें एक आपकी हमारी मध्य प्रदेश का था और एक इनमें आपके महाराष्ट्र का था। ये टोटल क्षेत्र आपके हमारी कितने हो गए भाई, 11 हो गए। ये बिल्कुल सही बैठेंगे, अगर आप काउंट करके देखेंगे 11 में आपकी, तो एक मध्य प्रदेश का था और एक ही आपकी हमारी किसका घोषित किया गया था, आपकी महाराष्ट्र का घोषित किया गया था इन वाले क्षेत्रों में। ठीक है, ये वाला एक मध्य प्रदेश हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु के 4, उड़ीसा के 3, जम्मू कश्मीर के टोटल 11 हो गए। देखो 4 3 7 2 9 और 2 11 हो गए। यहाँ टोटल आपकी 10 हो गए, यहाँ टोटल 5 हो गए, यहाँ ये, और टोटल आपकी हमारी संख्या कितनी हो गई है अब आपकी 75 75। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। अब अगर हम बात करेंगे इनके बारे में तो आप एक और चीज लिख लें आपकी,
अब इनके बारे में यदि हम बात करें कि टोटल भारत का आपकी कितना क्षेत्र है जो आपकी हमारी इससे घिरा हुआ है, तो 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है, हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है ये किस आपकी हमारी स्थलों में घिरा हुआ है भारत का, वो रामसर स्थलों में आपकी घिरा हुआ है। तो टोटल अगर रामसर स्थल की बात करेंगे तो रामसर स्थल पे जो भारत का टोटल आपकी क्षेत्रफल गिरा हुआ है वो 13,26,677 यानी 13,26,677 आपकी हेक्टेयर क्षेत्रफल भारत का किस आपकी स्थलों ने घेर रखा है भाई, रामसर स्थलों में आपकी घिरा हुआ है। अब ये है, अब आप ऐसे ही करके तो नहीं याद रखेंगे, ऐसे ही करके तो याद रखना पड़ेगा आप सब चीजों को। अब ऐसा कर लेते हैं, चलो अगर आप कोशिश ही कर रहे हो इन वाले क्षेत्रों के बारे में, तो मैं आप लोगों को एक आंकड़ा और बता देता हूं, और वो आंकड़ा आपके हमारे भाई ये है कि विश्व में अगर पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश के हैं, तो विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो देश है वो है आपकी इंग्लैंड। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश है इंग्लैंड, इसके 175 है। उसके बाद है आपके मैक्सिको, और इसके आपके 142 है। लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर रामसर स्थल जिसको हम पढ़ रहे हैं, रामसर स्थल है ना, जिसको हम पढ़ रहे हैं, तब आंसर आएगा आपकी बोलाविया। एक आंकड़ा और मुझे ध्यान आ गया, वो भी आप लिख लें। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो रामसर स्थल है अगर उसकी बात करेंगे तो वो है आपकी पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, मैंने आप शायद लोगों को एक क्लास में आपकी सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ा है। जिन लोगों ने वो नदियों वाली क्लासेस आपकी देख ली है उनको पता चला होगा कि सुंदरबन डेल्टा का मतलब क्या है। तो ये पश्चिम बंगाल का है, ये सबसे बड़ा आपकी क्षेत्रफल बोलाविया में, मैक्सिको, और ये आपकी इंग्लैंड का है। अब सब लोग अगर चाहते हैं तो मैं एक चीज और आप सब लोगों को आपकी हमारी बता दूं, और वो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ये लिख लें, आपकी हमारी टोटल मिलाकर, मैं उत्तर प्रदेश के आपकी हमारी जितने भी है ना, क्योंकि हम ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के कुल रामसर स्थल जो है इनकी संख्या है आपकी 10। मैं 10 के 10 आपको लिखवा देता हूँ। देखो, एक है आपकी पार्वती सारंग, दूसरा है आपकी इसमें से, और वो है आपकी ऊपरी गंगा। पार्वती सारंग हो गया, ऊपरी गंगा है। अब देखो, मैं सब लोगों को आपकी हमारी क्रम वाइज आपकी हमारी लिखवाता रहूंगा। पार्वती सारंग जो है इस समय आपकी हमारी भारत के गोंडा जिले में सॉरी उत्तर प्रदेश के ये गोंडा जिले में पड़ता है। ऊपरी अगर गंगा के बारे में बात करेंगे तो ये आपकी ऊपरी गंगा वाला जो क्षेत्र है वो ब्रज घाट से और नरोरा तक जो क्षेत्र फैला हुआ है ना उत्तर प्रदेश में, नरोरा तक, ये सारा क्षेत्र आपके किस में आता है, ये ऊपरी गंगा वाले रामसर क्षेत्र के रूप में आपकी हमारी शामिल किया गया है। ऐसे करके एक है आपकी नवाबगंज, ये नवाबगंज आपकी पक्षी अभ्यारण्य है, और नवाबगंज पक्षी जो अभ्यारण्य है, एक दिन मैंने आप सब लोगों को इस पे क्लास पढ़ाई है भैया, कि भारत में आपकी टोटल मिलाकर आपकी हमारी जो हम लोगों ने वो पढ़े होंगे ना राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर मैंने आप सब लोगों को बताया है वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, संरक्षण रिजर्व क्या होते हैं, सामुदायिक रिजर्व क्या होते हैं, या फिर आपके राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो उनके बारे में सब लोग जाकर एक बार आप देख लें, आपकी हमारी जरूर शायद आप लोगों को पता चल जाएगा इनके बारे में क्या है। ये उत्तर प्रदेश के आपके उन्नाव जिले में है। उसके बाद आपकी समनपुर है, समनपुर पक्षी अभ्यारण्य है आपकी, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में ही आपकी हमारी स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश के जो एटा मैनपुरी है ये प्रमुख रूप से आपकी मैनपुरी में है। तो इसका मतलब पार्वती सारंग हो गया, ऊपरी गंगा वाला क्षेत्र हो गया, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हो गया, और समसपुर हो गया। ये है आपकी, एक है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है आपकी, और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो ये आपकी मुजफ्फरनगर व बिजनौर जिले में है। मुजफ्फरनगर व बिजनौर जिला जो है ये वहां पर पड़ता है, और ये लास्ट में लिखना 2022 ईस्वी में 2 फरवरी को सबसे लेटेस्ट वाला, सबसे बाद में ये रामसर स्थल आपके उत्तर प्रदेश का घोषित किया गया था। ये भी उत्तर प्रदेश का है। उसके बारे में अगर हम बात करें आपकी तो सैंडी है, और उसके बाद आपकी हमारी हैदरपुर है आपकी, है ना। एक है आपकी सैंडी पक्षी अभ्यारण्य है, और एक है भैया आपका हैदरपुर, ये आपकी पक्षी अभ्यारण्य है। अब अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी सैंडी वाले पक्षी अभ्यारण्य की, तो सैंडी वाला आपकी हमारी हरदोई में है,
और हैदरपुर वाला जो अगर हम बात करेंगे आपकी, हैदरपुर वाला, मुझसे गलती होगी भाई, थोड़ा सा मुजफ्फरनगर में नहीं है, ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, संत कबीर नगर जिला, ये वाला संत कबीर नगर जिले में है। और ये हैदरपुर वाला जो है ये है आपकी मुजफ्फरनगर व बिजनौर में, ये वाला है हैदरपुर वाला, है ना। और अगर इसकी हम बात करेंगे आपकी हमारी सैंडी वाले की, तो सैंडी वाला जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के आपकी हरदोई में पड़ता है, ये हरदोई में। तो सात तो यही हो गया, हैदरपुर, सैंडी, बखीरा, समनपुर, नवाबगंज, ऊपरी, पार्वती हो गया ये वाला आपकी। अब बाकी के आपके तीन और बचे हैं आपकी, उनमें से आपकी सूर सरोवर, समस्तपुर और सरसई है आपकी, है ना। सूर सरोवर है, एक सरसई है, सूर सरोवर, सूर सरोवर, एक हो गया आपकी सरसई, ये 8वें नंबर का हो गया, और ये 9वें नंबर का हो गया। इनमें से एक और बचा हुआ है आपका सूर सरोवर, सरपई हो गया आपकी हमारी, और एक आपकी हमारी कौन सा बचा है इनमें भैया आपका, बखीरा तो हो गया ना, ऊपरी गंगा हो गया, समस्तपुर हो गया, ये वाले सारे हो गए होंगे आप लोगों के, है ना। सूर सरोवर जो पड़ता है इस समय ये उत्तर प्रदेश के आपकी रायबरेली में है, और ये इटावा, ये रायबरेली में पड़ता है, रायबरेली, और ये पड़ता है आपकी इटावा, ये वाला है आपका इटावा। ये हो गया, ये टोटल हो गए होंगे, शायद मुझसे गिनती में काउंटिंग में गलती होगी होगी, लेकिन आप टोटल मिलाकर अगर हम इनकी बात करेंगे तो टोटल आपकी उत्तर प्रदेश के 10 हो गए होंगे, क्योंकि नवाबगंज, पार्वती, आपकी समन हो गया, सैंडी हो गया होगा, हैदरपुर हो गया होगा, उसके अतिरिक्त आपकी हमारी बखीरा हो गया होगा, सूर सरोवर, समस्तपुर, सरसई और ऊपरी गंगा, ये टोटल हो गए होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के टोटल रामसर स्थल, इस प्रकार आप पढ़ाई करें। यही तो चाहता हूं कि आप जितने भी टॉपिकों को आप लेकर चल रहे हैं उनमें से पूरे टॉपिकों का ज्ञान आपको हो। अब आपको हमने इसमें रामसर स्थल भी समझ लिया, हमने इसमें जैव विविधता के बारे में भी समझ लिया, रामसर कन्वेंशन के बारे में भी बात कर ली, भारत कब शामिल हुआ, भारत का सबसे पहला, भारत के सबसे बाद में आपकी कितने स्थल घोषित किए गए, किसको अधिकार होता है, कौन सी आपकी संस्था जो संरक्षण करती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये पूरा टॉपिक आपकी किसके बारे में लिखा हुआ, रामसर स्थलों के बारे में लिखा हुआ। कृपया करके मैं आप सभी लोगों से आपकी शुरू में और लास्ट में एक ही गुजारिश करता हूँ कि जो भी लोग हमारे इस चैनल से आपके रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, सभी लोग हमारे चैनल को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जब वीडियो आपको पसंद आया करें तो कृपया लाइक जरूर किया करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक हम आपको लेके आते रहें। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कोशिश करें कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, ताकि सभी लोगों को आपकी इन क्लासेस का फायदा हो सके। तो आने वाले समय तक आप लोगों से विदा चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं।